तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि फैंग उस गुंडे के बॉस को डराकर हराते हुए डेसोलेट थ्रोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे और उसी पल एक नोटिफिकेशन चमकता है जहाँ पर वो थ्रोन फैंग को अपना मास्टर चुन लेता है, बट फैंग अपने सिस्टम के माध्यम से इस थ्रोन को अपनी स्पिरिट फ्लावर या फिर डेसोलेट फ्लावर को दे देता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि स्पिरिट फ्लावर ने सक्सेसफुली डेसोलेट थ्रोन को अपना लिया है, जिसके साथ जंगल के बीच से बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रीन कलर के एनर्जी का एक्सप्लोशन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा तेज था और ये ट्रिमेंडस एनर्जी पूरे शहर को रोशन कर देता है। इसके ग्लो को 20 किलोमीटर दूर सिचुआन सिटी से वांग और वो ब्लू हेयर वाली भूतारू भी देख पा रही थी और वो लोग हैरानी से कहते हैं कि रिवर सिटी में किसी को डेसोलेट थ्रोन ने अपना मास्टर चुन लिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग काफी ज्यादा घिनौनी किस्म के हैं। वो तुरंत कॉल लगाता है और पूछता है ड्रैगन सिलर क्या तुम वहाँ पर पहुंचे हो? भाई वहाँ से हमारा फैंग अपने गंभीर आवाज में कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम लोगों ने ऑलरेडी इतने रोशनी से साइड से देख लिए होंगे कि डेसोलेट थ्रोन ने अपना मास्टर चुन लिया है। तभी भूतारू पूछती है क्या इस थ्रोन को तुमने अपने लिए चुना है? भाई फैंग अपनी बड़ी से डेसोलेट फ्लावर के नीचे खड़े होते हुए कहता है नहीं, इस बार भी इस थ्रोन का मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि एक नन्हा सा पौधा है। और हाँ, मैं आज इस चीज को रिवील करना चाहता हूँ कि मेरे पास डेसोलेट एट्रीब्यूट भी है और मैंने एक स्पिरिट फ्लावर को अपने लिए ग्रो करा है जिसको तुम एक स्पिरिट पेट की तरफ ही सोच सकती हो। और यांगहो टाउन के अंदर जो घोस्ट फाइन का डिजास्टर आया था उसको भी मैंने ही सॉल्व करा है। और इस सरप्राइजिंग न्यूज को सुनते हुए गोतारू पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। भाई फैंग कहता है और हाँ, अभी रिवर सिटी के अंदर का गुंडों के मसले को मैंने सॉल्व कर दिया है। इनके लीडर अभी मेरे पैरों के सामने लेटा पड़ा है, बाकी यहाँ से अब तुम लोग संभाल सकते हो। फिर वो कॉल को रखते हुए अपने फ्लावर की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ पूछता है तो कैसा लग रहा है? वैसे अभी के वक्त तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा कल्टीवेट करने की जरूरत है। वही फैंग को लग रहा था जैसे कि वो अपने छोटे से बच्चे को अपने स्कूल में छोड़कर जा रहा है। भाई वो फ्लावर फैंग से पूछता है मास्टर तो फिर हम लोग दोपहर से कब मिलेंगे? फैंग अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचते हुए कहता है जब तुम बजर इलम के अंदर पहुंच जाओगी। अभी तुम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर और अपने नए पाए गए अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से परखो और उसे समझने का कोशिश करो जिससे कि तुम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सको। इसके साथ सिंसिप्ट होता है नेक्स्ट डे रात को, जहाँ पर इलिया पहुंचती है और बताया जाता है यही अब से इस शहर की नई कैप्टन है। और वो मन मन सोचती है मुझे अभी मेरे भाई के कारनामे के बारे में ऑलरेडी पूरे शहर के पावनर्स लोगों को पता चल चुका है। उसने कितना कैजुअली अपने डेसोलेट एट्रीब्यूट के पावर को रिवील कर दिया। और फिर सिंसिप्ट होता है सुबह को, जहाँ पर स्पिरिट एसोसिएशन के काफी सारे हाई लेवल के ऑफिसर्स लोग एली को रिवर सिटी के कैप्टन चुनती है। भैया अभी के टाइम वो हाथ छोड़ती हुई थोड़ा सा परेशान होती हुई सोचती है अभी मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट उससे पहले मुझे मम्मी से मिलना है। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रही थी अचानक से वहाँ पर जमीन कपकपा उठती है। सारे लोग वहाँ पर तुरंत से दौड़ते हुए भागने लगते हैं और जोर से चीखता है भूकंप है भागो। वही इली को तुरंत ही एहसास हो जाता है ये कोई आम सा भूकंप नहीं बल्कि ये कोई एनोमली इवेंट है, क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से पीक तक पहुंच चुका है। वही सिंसिप्ट होता है सिचुआन सिटी के स्पिरिट एसोसिएशन पर। वहाँ पर अभी भी गोतरू थी और वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए ऐलान करते हैं कि अचानक से एक हाई लेवल के स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करा गया है। और उसी पल एक आदमी घर में काफी ज्यादा पैनिक में एंटर करते हुए कहता है कि अचानक से शहर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक देखा गया है, जिसके साथ साथ जंगल के सारे छोटे बड़े जीव इस एनर्जी को सोखते हुए म्यूटेट हो चुका है और उनका एक बहुत ही बड़ा सा झुंड शहर की तरफ बड़ा है, जो कि अगर एक बार पहुंच गया तो फिर पूरे शहर के अंदर तबाही मच जाएगा। दिखाई देता है वहाँ पर छोटे बड़े जमीन से रेंगने वाले उड़ने वाले हर तरीके के मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा था और बस देखते ही देखते तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। शहर के अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। लोग बस इधर उधर चीख रहे थे, अपनी जिंदगी को बचाने का भीख मांग रहे थे। वही दूसरी तरफ एली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारने लगती है, बट वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके मॉम के मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक से एली के ऊपर की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन टाइप का क्रिएचर आ पहुंचता है, जो कि अपने मुंह के अंदर फायर विम को कंसंट्रेट करने लगती है। वही एली को इसके बारे में बहुत ही देर से पता चलता है, बट दूसरे ही पल उस ड्रैगन मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर पर्पल एनर्जी का स्ट्राइक होता
होता है जो कि उसको एक ही पल में राख में तब्दील कर देता है। वही असल में वहाँ पर फैंग पहुंच गया था। एली तुरंत ही पास पहुंचते हुए जोर से कहती है, भाई मम्मी का कॉल नहीं लग रहा, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वही सीन शिफ्ट होता है सिचुआन सिटी के एक ऑलमोस्ट दफा हो गए सुपरमार्केट पर, जहाँ पर लोगों के बेजान शरीर इधर उधर पड़े हुए थे और उन्हीं में से वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा काफी ज्यादा डरते हुए कपकपा रहा था। उसके आंख में आंसू भरने लगते हैं और वो तुरंत ही वहाँ पर जमीन में गिरते हुए जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है और जोर से कहता है, मम्मी पापा आप लोग कहाँ पर चले गए। और उसी पल वहाँ पर एली का मॉम आकर बच्चे के मुंह को दबोच लेती है और हंसती हुई कहती है, छोटे बच्चे इतने जोर से आवाज मत करो, नहीं तो वो सारे मॉन्स्टर तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। भाई वो बच्चा काफी ज्यादा उत्सुक होते हुए पूछता है, मुझे मेरे मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग कहाँ पर है। तभी एली का मॉम एक चॉकलेट बार को बाहर निकल कर उसे दिखाती है और फिर कहती है, देखो रो मत, जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा से मिल जाएंगे, तो फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और अभी चुप कर जाओ। वही जब वो बच्चा चॉकलेट बार को लेकर थोड़ा सा खुश हो ही रही थी, उसी पल एली की मॉम साइड में एक एनोमली मॉन्स्टर को आते हुए देखता है जो कि देखने में बिल्कुल एक ओल्ड टाइप का क्रिएचर था और तुरंत ही वो उनके ऊपर हमला बोल देता है। जबकि एली की मॉम बच्चे को गोद में पकड़ते हुए जोर से वहाँ से दौड़ लगाती है, बट उसका पैर एक बोतल से टकरा जाती है और वो जमीन में गिर जाती है और उसी पल वो एनोमली हमला करने के लिए दोनों के ऊपर झपट जाती है। वही एली की मॉम अपने आप को एक ह्यूमन शिल्ड बनाते हुए बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और जोर से चीखती है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे तुम मेरे नीचे ही रहना, तुम्हें डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसी पल उस ओल्ड के ऊपर दोनों बीम से हमला होता है। एक फायर बीम था जबकि एक डेसोलेट एट्रीब्यूट था जिससे कि उसका काम तमाम हो जाता है। वहाँ पर असल में हमारा फैंग पहुंच गया था और वो अपनी गंभीर आवाज में कहता है, चिंता मत करो, अभी सिचुएशन कंट्रोल के अंडर में है, वैसे तुम लोग ठीक हो ना। तभी फैंग का नजर अचानक से साइड में जाता है। वो उस बच्चे के हाथ पर छोटे से कैडबेरी को किस करता है और ये कैडबेरी फैंग को नॉस्टैल्जिया में डाल देता है। उसे याद आने लगता है जब वो काफी ज्यादा छोटा था तब उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिए थे। उसके बाद से वो अपने इसी आंटी के पास बड़ा हुआ है और वो हमेशा उसे भुलाए रखने के लिए इन कैंडीज को दिया करते थे और ये फैंग का काफी ज्यादा फेवरेट हो गया था और वो हमेशा आंटी से बस इसी चॉकलेट को मांगता था। और उसका आंटी हमेशा से बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थी जो कि अपनी ममता से लोगों का केयर करती थी। वही फैंग अगले टाइम आंटी से पूछता है कि ये बच्चा असल में कौन है और उसका आंटी पूरा सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है और उसी पल उसे सुपरमार्केट के अंदर एली का एंट्री होती है और वो जोर से चीखती है, मॉम कहते हुए, और तुरंत ही आते हुए उसके गले लग जाती है और जोर से रोती हुई कहती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी और अगर उसके मम्मी का कुछ हो जाता तो फिर वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। भाई उसका मॉम हंसती हुई एली को टेंशन लेने के लिए मना करती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वैसे ये बाहर कंट्री के है इसलिए, बट अगर इंडिया के बारे में बात करा जाए तो फिर अगर इस तरीके से जंप देती तो फिर वो कभी भी लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो वो लोग अपनी सेहत का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा उन्हें कह सकते हैं, वैसे भी मारने तो नहीं वाली। वही कहानी में वापस से वो छोटा सा बच्चा फैंग के टी शर्ट को खींचता है, फैंग नीचे देखता है और वो छोटा सा लड़का अपने चॉकलेट को फैंग को ऑफर करते हुए कहता है, सुपर हीरो क्या तुम मेरे मम्मी पापा को लौटा दे सकते हो, वो लोग कहीं पर खो गए हैं। भाई फैंग उस चॉकलेट को लेता है और कहता है कि इस चॉकलेट से विश मांगने के लिए और उसके बाद खुद ही खा जाने के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर गॉड होते हैं। बट अचानक से फैंग को इंटेंस प्रेशर का एहसास होता है और वो जल्दी से बच्चे को लेते हुए वहाँ से जंप लेकर दूर हट जाता है और दिखाई देता है वहाँ के बिल्डिंग का सीलिंग पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है। फैंग तुरंत ही बच्चे को एली के मॉम के हाथ सौंपते हुए अपने टैंक शॉट को बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखता है और फैंग कॉशियस होते हुए कहता है, ओह तो तुम ही हो यहाँ के इस एनोमली डिजास्टर का बॉस। और दिखाई देता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा इवॉल्व हुआ मंकी किंग जो कि अपने लाल आंखों के साथ नीचे घूर रहा था। और इसी के साथ दोस्तों एक कहानी दोबारा से अपडेट हो चुका है। क्या लगता है कि फैंग अपने पावर के दम पर इस राक्षस को हरा पाएगा कि दूसरी तरफ से उसके दोनों दोस्त उसके मदद करने के लिए आएंगे कि यहाँ पर कोई नया थ्रोन अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखना सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक करके हाइप के बटन को प्लीज दबा दीजिए इसके वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ सके। बाकी बिलियन ऑफ डेप्थ वाला जो कहानी था उसको मैंने पूरा जो 30 मिनट का था उसको मैंने कवर कर दिया है सेकंड चैनल में, तो जाकर देख सकते हो वहां पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। वाजिन टू मोन्स रोस्ट हैप्पी स्टे सेफ, विदाउट एंड गुड बाय।